अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। अभी तक मैंने भूगोल जो है 5 पार्ट तक आपको पढ़ा दिया है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके इससे पहले का सभी चैप्टर का वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भूगोल का 6वां पार्ट है जिसका नाम है जनसंख्या, उसको पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग, संख्या का मतलब होता है संख्या, यानी लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो बहुत ही आसानी से आपको भूगोल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके किताब का जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको वीडियो देखते टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आप वीडियो देखो, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप अपना किताब पढ़ोगे तो आपके सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। जो भारत में जनसंख्या है उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। चलो, आप अपने बुक में देखोगे या किताब में देखोगे तो लिख जाएगा भौगोलिक स्पष्टीकरण भारत का। तो यहाँ पे देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। अभी बच्चों एक बात पहले समझ लो, हर 10 साल में लोगों को काउंट किया जाता है, यानी कि लोगों को गिना जाता है कि अपने देश में यानी भारत देश में कितने लोग हैं, जिसे कि जनगणना कहा जाता है। हर 10 साल में क्या होता है? लोगों को गिना जाता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। अगर हम बात करें जनगणना यानी कि लोगों की गणना यानी कि गिनती, लोगों को कब गिना गया था? 2011 में गिना गया था। अभी कब गिना जाएगा? 2021 में। तो 10 साल के बाद क्या होता है? जनगणना होता है, यानी लोगों को गिना जाता है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। तो अगर हम बात करें 2011 के अनुसार, यानी कि जनगणना कब हुआ था? 2011 में। 2011 के अनुसार जो 2011 की बात करें तो उस समय यानी कि आज से 10 साल पहले भारत की जो जनसंख्या थी कितना थी? 121 करोड़ थी। समझ में आ गया? 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 121 करोड़ थी। याद रखना, आगे चलते हैं, बहुत जरूरी है, सारे नंबर आपको याद रखने हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो जनसंख्या के अनुसार जो है भारत जो है दूसरे स्थान पे है। समझ में आ गया? प्रथम स्थान यानी पहले नंबर पे कौन है? आपका चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? चीन में रहते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। भारत जो है दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के अनुसार। याद रखना, भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.1% क्षेत्र है। भारत का जो पूरा जमीन है पूरे विश्व में, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत के पास कितना प्रतिशत जमीन है? तो भारत के पास जो है 2.1% क्षेत्र जो है भारत का, यानी कि पूरे विश्व में जितना जमीन है अगर सबको प्रतिशत में बांटा जाए तो भारत के पास कितना जमीन है? 2.1% है। समझ में आ गया? किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में है। अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को प्रतिशत में निकालें तो भारत का जनसंख्या में प्रतिशत में, तो भारत का जो प्रतिशत है जनसंख्या में कितना है? तो 17.5% भारत का है। किसमें? जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या को अगर हम प्रतिशत में बांटें तो भारत में कितनी जनसंख्या है? पूरे विश्व को अगर आप जनसंख्या को प्रतिशत में निकालोगे तो भारत का जो है कितना है? 17.5% हिस्सा जो है भारत का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अभी ये क्या होता है? बहुत ही आसान है, समझ लो। 1 वर्ग किलोमीटर कितना होता है? यहाँ पे देखो, यानी कि 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? औसतन अगर हम औसतन बात करें तो 1 किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पे 382 लोग रहते हैं। याद रखना है नंबर। यहाँ पे फिर से समझो इसको,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी 1 किलोमीटर जो रहेगा ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर ऐसा, इतने दूरी में कितने व्यक्ति रहते हैं। औसतन की बात करें तो कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। समझ में आ गया, यानी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे समझते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। यहाँ पे देख रहे हो ये भारत का मानचित्र है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये मानचित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बूंदी बूंदी दिखाई दे रहा है, जो डॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या बता रहा है, जनसंख्या बता रहा है। आप देखोगे कि डॉट कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, जो बूंदी है कहीं पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो कहीं पे कम। जहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और जहाँ पे कम दिखाई दे रहा है वहाँ पे जनसंख्या कम है। तो अगर यहाँ पे बात करें भारत में जनसंख्या का वितरण यानी कि बंटवारा कैसा है, असमान है। भारत में किसी जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं तो किसी जगह पे कम लोग रहते हैं। जो बंटवारा है, जनसंख्या का बंटवारा है, वो असमान है। एक ही समान हर जगह पे लोग नहीं रहते हैं। कहीं पे ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे घनत्व ज्यादा होता है, तो कहीं पे कम लोग रहते हैं तो उसका घनत्व कम होता है। समझ में आ गया। आगे समझते हैं। तो लोग एक जगह पे ज्यादा क्यों रहते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो चलो इसको समझते हैं। प्राकृतिक संरचना, पहला जो कारण है लोगों का एक जगह पे रहना, प्राकृतिक संरचना यानी भूमि की बनावट। भूमि की बनावट को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संरचना। जलवायु भी निर्भर करता है। जहाँ पे अच्छा जलवायु रहेगा यानी मौसम अच्छा रहेगा, ना अधिक गर्मी रहेगी ना अधिक ठंडी रहेगी, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। आगे समझते हैं। सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम, जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती है लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। सुविधाएं ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोग कहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ की भूमि की बनावट अच्छी होती है, जलवायु अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी होती है। वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या के वितरण पर होता है। तो परिणाम उसका कहाँ पे होता है, जनसंख्या के वितरण पे। जहाँ पे प्राकृतिक संरचना अच्छी नहीं रहेगी, जलवायु अच्छी नहीं रहेगी, सुविधा का अभाव रहेगा यानी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी, तो ऐसी जगह पे लोग बहुत कम रहते हैं। जहाँ पे सुविधाएं होती हैं वहाँ पे इंसान रहना पसंद करता है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती वहाँ पे रहना पसंद नहीं करता है। आगे समझो। देखो, उपजाऊ जमीन, जहाँ की जमीन जो है उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है। मैदानी प्रदेश, जहाँ का जो जमीन है समतल है, मैदान है। समझ में आ गए। पानी की उपलब्धता, जहाँ पे पानी अच्छे से मिल जाता है, के कारण अनेक शताब्दियों से यानी कई सौ सालों से इन भागों में मानवीय अधिवास बसे हैं। अधिवास का मतलब होता है घर। मानवीय अधिवास यानी कि मानव के घर आपको ज़्यादा पे कहाँ दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको अच्छी ज़मीन मिलेगी, उपजाऊ ज़मीन, जहाँ का मैदान जो रहेगा, जो ज़मीन रहेगा समतल रहेगा, पानी जहाँ पे उपलब्ध रहेगा, पानी जहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आपको मानव यानी इंसान का घर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि मानवीय अधिवास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कृषि यानी कि खेती व उद्योग, उद्योग यानी कि व्यापार, बिजनेस। कृषि के कारण व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अगर हम बात करें जहाँ पे अच्छी खेती होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, या तो जहाँ पे बिजनेस व्यापार ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसके कारण क्या होता है, किसी एक ही जगह पे जनसंख्या बढ़ जाती है। जहाँ पे अच्छी खेती रहेगी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, लोगों का घर ज़्यादा हो जाएगा, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस व्यापार होता है वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उत्तरी मैदान यहाँ पे, उत्तरी मैदान में ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है कैसी है, उपजाऊ है। जमीन उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे देख रहे हो उत्तरी मैदान में लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कृषि अच्छी होती है। दिल्ली में क्या है, बिजनेस व्यापार देखने को मिलेगा, उद्योग देखने को मिलेगा। चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये जगहों पे क्या होता है, उद्योग धंधा ज़्यादा हैं, तो उसके कारण वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाता है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, आपको घनी बस्ती देखने को वहाँ पे मिलेगा। इसके विपरीत पर्वतीय पहाड़ी प्रदेशों, शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों, अभी हम बात करते हैं कहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें पर्वतीय या पहाड़ों पे लोग रहना पसंद करेंगे क्या,
नहीं ना, पहाड़ पे नहीं रहेंगे, पर्वत रहेगा वहां पे लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। शुष्क प्रदेश जैसे कि रेगिस्तान, जहाँ का जमीन सूखा होता है, जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। घने जंगलों की बात करें, घने जंगलों में रहोगे? बिल्कुल नहीं, डर लगेगा ना। तो घने जंगलों में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वहां पे सुविधाएं ही नहीं है, इसीलिए घने जंगलों में नहीं रहेंगे। इन दुर्गमता के कारण, मतलब इस कमी के कारण सुविधाओं का अभाव होता है, यानी जहां पे सुविधाओं की कमी होती है, अभाव यानी कि कमी होना, जहां पे सुविधाओं का अभाव होता है, ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल यानी कि कम पाया जाता है। समझ में आ गया? तो जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? जहां अच्छी सुविधाएं होती हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा होता है, जहां पे सुविधाएं कम होती है वहां पे जनसंख्या कम आता है। यहाँ पे भारत में देख रहे हो, ए वाले भाग में जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं अधिक हैं, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे सुविधाएं ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हिमालय की बात करें, तो हिमालय पे बर्फ जमी होती है, घने जंगल होते हैं, जानवर होते हैं, तो वहां पे लोग कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी लोग कम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे सुविधाएं होती हैं वहाँ पे इंसान रहना पसंद करता है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती वहाँ पे लोग कम रहते हैं। तो आइए हम ब्राजील की चर्चा करते हैं और ब्राजील के बारे में समझते हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील कौन से महाद्वीप में आता है? तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? ब्राजील का है। समझ में आ गया? पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उसमें से सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वो है ब्राजील का। जनगणना 2010, ब्राजील में जो जनगणना हुआ था, कब हुआ था? 2010 में। अलग अलग देश है तो जनगणना भी अलग अलग समय पे होगा। तो अगर जनगणना की बात करें, जनगणना यानी लोगों को गिनना, जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनना। 2010 के अनुसार 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राजील विश्व में 5वें स्थान पे है। तो यहाँ पे देखो, ब्राजील में 2010 में कुल कितनी जनसंख्या थी? सिर्फ 19 करोड़। और भारत में कितना है? यहाँ पे देख रहे हो 121 करोड़। भारत में कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़। और ब्राजील में जनसंख्या कितनी है? सिर्फ 19 करोड़। यानी कि भारत और ब्राजील की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्राजील में जनसंख्या तो बहुत ही कम है। देख रहे हो, सिर्फ 19 करोड़ थी कब? 2010 में। और जनसंख्या के अनुसार जो है ब्राजील जो है कितने स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। समझ में आ गया? जबकि भारत कितने स्थान पे है? भारत जो है जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर है। पृथ्वी के कुल भूभाग पर 5.6% भाग ब्राजील द्वारा व्याप्त है। तो ब्राजील के बात करें, पूरे विश्व की अगर जमीन को प्रतिशत में बांटा जाए तो ब्राजील के पास कितना जमीन है? 5.6% है। जबकि भारत के पास जमीन बहुत ही कम है, 2.1%। ब्राजील के पास जमीन ज्यादा है, जनसंख्या भी कम है। भारत के पास जमीन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। समझ में आ गया? किंतु विश्व के केवल 2.7% जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ पे देख रहे हो विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 2.7%। भारत कितना है? 17.5%। तो कहीं ना कहीं ब्राजील की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है। अगर हम बात करें 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, समझ लो, मार्कर नहीं चल रहा है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 23 लोग रहते हैं। भारत में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। और ब्राजील में कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे देख रहे हो, घनत्व जो है 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 23 लोग, मतलब लोग फैले फैले रहते हैं, आराम से रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व कम है, भारत में ज्यादा है। ब्राजील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। अगर आप ब्राजील का मानचित्र देखोगे तो कहीं पे जनसंख्या आपको ज्यादा दिखेगी और कहीं पे कम। कारण क्या है? जहां पे सुविधाएं होती है जनसंख्या वहीं पे ज्यादा देखने को मिलती है। आइए समझते हैं। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट पर 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, यानी यहाँ से लेके 1 से लेके 300 किलोमीटर तक आते जाओ। 300 किलोमीटर की जो यहाँ से चौड़ी पट्टी है, इसी पट्टी में ब्राजील की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ब्राजील में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ पे जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिंदु यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक 300 किलोमीटर तक ऐसी लंबी में, एक चौड़ी पट्टी में क्या हुआ, ब्राजील की जनसंख्या फैली हुई है। फिर से समझो, अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट, ये है आपका पूर्वी तट, समझो पूर्वी तट पर 300 किलोमीटर की, 300 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 300 किलोमीटर की दूरी तक, यहाँ से जमीन शुरू हो रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे 300 किलोमीटर तक, समझ में आ गया, चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। तो जनसंख्या आपको यहाँ से 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। घनी जनसंख्या का यह क्षेत्र ब्राजील की तटीय समतल निचली भूमि है। यहाँ पे जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो जमीन है वो समतल है। जमीन समतल होती है, उपजाऊ होती है, तो जनसंख्या वहाँ पे ज्यादा होती है, याद रखना। इसमें भी दक्षिण पूर्वी तट का भाग अनुकूल जलवायु एवं अधिवास हेतु उपयुक्त है। अगर हम बात करें ब्राजील का दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण और पूर्व, वहाँ की जो जलवायु है अनुकूल है। अनुकूल यानी कि वहाँ की जलवायु है वो काफी अच्छी है, न मौसम गर्म है न ज्यादा ठंडा है, इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा जलवायु एवं अधिवास, यानी घर के बनाने के लिए ये वाला भाग काफी अच्छा है। अधिवास का मतलब होता है घर। उर्वर भूमि, उर्वर का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसमें खेती अच्छी होती है, उपजाऊ अच्छी होती है, उसे क्या कहते हैं? उर्वर भूमि। एवं संसाधनों की उपलब्धता, यानी चीजें, संसाधन जो होती हैं, जो जरूरत होती है, वो सारी चीजें उपलब्ध होने के कारण, कृषि के कारण उद्योगों का इस भाग में विकास हुआ है। यहाँ पे खेती के साथ साथ बिजनेस, व्यापार भी अच्छा चलता है, इसीलिए जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है ब्राजील में। इसके विपरीत अमेजन घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अमेजन जाती है, अमेजन जो है नदी है, यहाँ पे आपको बिंदु कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है। क्यों कम रहती है, आइए समझते हैं। परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या का घनत्व, विकास कम हुआ, परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे कम रहेगा, अधिक नहीं है, एक कम रहेगा। यहाँ पे गलती से अधिक हो गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, आप समझ लेना। ठीक है, कम है। इसके विपरीत अमेजन घाटी का अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है, नहीं यहाँ पे अधिक ही रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अधिक रहेगा, लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे देखिए, इसके विपरीत अमेजन घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। यहाँ पे मानवीय अधिवास कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, प्रतिकूल जलवायु, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, यानी कि वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैदान है, घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, घने जंगल में इंसान रह ही नहीं सकता। समझ में आ गया? और कौन सी समस्या है? अधिक वृष्टि, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा बारिश होगी तो भी इंसान नहीं रह सकता। दुर्गमता एवं घने वनों के कारण इन भागों में मानवीय अधिवास हेतु बाधाएं उत्पन्न होती। यहाँ पे लोगों को न रहने का कारण क्या है? वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं, नदी है, जानवर रहते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे कम रहते हैं और घर भी कम बनाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ जनसंख्या का वितरण विरल होता है, विरल यानी कि इसलिए ब्राजील के ये वाले भाग में जनसंख्या कम पाया जाता है। ब्राजील के मध्य एवं पश्चिमी भागों में भी जनसंख्या कम है। अगर हम ब्राजील के मध्य भाग की बात करें और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। ब्राजील की उच्च भूमि में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। उच्च भूमि यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जनसंख्या कैसा पाया जाता है? ब्राजील में घनत्व पाया जाता है। ब्राजील में ज्यादा जनसंख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको पश्चिम में कम, मध्य और पश्चिम में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।